उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। सुप्रभातम, मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत पाठशाला और भारतीय संस्कृति की झलक। मित्रों, समय का महत्व जिस मनुष्य ने सीख लिया वो जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। समय मूल्यवान है, इसलिए समय का सदुपयोग कर समय का नियोजन करना आवश्यक है। तो आइए आपको बताते हैं आज के पंचांग के अनुसार क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और प्रस्तुत है आज का सुभाषित, अर्थात उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य आदि बोध कराने वाले अच्छे विचार। शास्त्रों में कहा गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, अर्थात इस धरती पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। कारणेन विना कार्यं न च नामुपपद्यते, कदा एव खेकेन दृष्टो लब्ध स्फुटो द्रुमः। कारण के बिना कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी पर उगते स्पष्ट वृक्ष के समान क्या कभी किसी ने आकाश में भी वृक्ष देखा है? Without a reason, no work can be created. Has anyone ever seen a perfect tree growing in the sky as on the earth? भारतीय ज्ञान परंपरा में बात भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत की। महाभारत के स्त्री पर्व के अंतिम घटनाक्रम में आपने जाना कि अधर्म पूर्वक किए गए युद्ध का विनाशकारी परिणाम हुआ। कौरव सेना का समूल नष्ट हो गया और इसी के साथ महाभारत के युद्ध का भी अंत हुआ। आज महाभारत के परिचय क्रम में शांति पर्व की संक्षिप्त विषय वस्तु को जानेंगे हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की इस रिपोर्ट के माध्यम से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। महाभारत का 12वां पर्व है शांति पर्व। शांति पर्व राजधर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म नामक 3 उपपर्वों में विभाजित है। महाभारत के शांति पर्व की कथा वस्तु अर्थात अधर्म अथवा अन्याय के भीषण युद्ध के विनाश के बाद किसी राज्य की स्थिति और धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण करती है। शांति पर्व के राजधर्मानुशासन नामक प्रथम उपपर्व में महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राजा युधिष्ठिर का स्वागत करने हेतु महर्षियों के आगमन, संपूर्ण धरती का राज्य मिलने के बाद भी अशांत विचलित मन वाले राजा युधिष्ठिर के वैराग्य भाव के साथ ही अनेक जीवनोपयोगी बातों का भी विस्तार से वर्णन है, जो इस बात को पुष्ट करती हैं कि व्यक्ति के जीवन में वास्तविक शांति का संबंध धन, वैभव, राज्य आदि से नहीं बल्कि मानसिक आध्यात्मिक शांति से है।
संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के बाद भी अशांत शोकाकुल युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, यद भैक्ष्यमाचरिष्याम वृष्ण्यन्धकपुरे वयम ज्ञातीन निष्पुरुषान कृत्वा नेमाम प्राप्स्याम दुर्गतिम। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, यदि हम लोग भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंब को वंश विहीन कर इस दुर्दशा को नहीं प्राप्त होते। हमने लोभ और मोह के कारण राज्य लाभ के सुख का अनुभव करने की इच्छा से दंभ और अभिमान किया, पृथ्वी के एक टुकड़े के लिए महान पराक्रमी योद्धाओं की हत्या की और अब बंधु बांधवों से हीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यासं ततो युधिष्ठिर कहते हैं, न सकामा वयम ते च न चास्माभिर्न तैर्जितम न तैर्भुक्ते यमवनिर्न नार्योगी तवादितम। अर्थात इस युद्ध से ना तो हमारी कामना सफल हुई और ना कौरव ही सफल मनोरथ प्राप्त कर सके। ना हमारी जीत हुई ना कौरवों की जीत हुई। वैराग्य भाव को प्राप्त हुए युधिष्ठिर अपनी व्यथा बताते हैं और कहते हैं, हमने शूर वीरों को मारकर पाप किया, अपने ही देश का विनाश कर दिया। शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हो गया, किंतु ये शोक मुझे निरंतर शोकाकुल कर रहा है। अपने द्वारा किए हुए पाप को नष्ट करने हेतु युधिष्ठिर अर्जुन के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं, धनंजय कृतम पापम कल्याणेनोपहन्यते ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसा भिवा। अर्थात धनंजय, किया हुआ पाप कहने से, शुभ कर्म करने से, पछताने से, दान करने से और तपस्या आदि से नष्ट हो जाता है। तीर्थ यात्रा करने, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करने, जप करने से भी पाप दूर हो जाते हैं। अतः मैं तुम सब लोगों से विदा लेकर वन में चला जाऊंगा। मया निसृष्टम पापम ही परिग्रहम अभीप्सता जन्म क्षय निमित्तम च प्राप्तुम शक्यमिति श्रुतिः। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, मैंने राज्य और धन के संग्रह की इच्छा रखकर केवल पाप का संचय किया है। यही पाप जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण है। मैं सारे राज्य और इसके सुखों को छोड़कर बंधन मुक्त होकर शोक और ममता से ऊपर उठकर वन में चला जाऊंगा। तुम कुशल क्षेम से युक्त इस पृथ्वी पर शासन करो। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर शांत हो गए और कुंती पुत्र अर्जुन ने उन्हें राजधर्म के पालन का महत्व बताते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित किया, जिसका वर्णन भारतीय ज्ञान परंपरा के अगले अंक में आप देखेंगे। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और अब समय है कार्यक्रम में एक छोटे से विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है और अब समय है स्वास्थ्य प्रभाग का। मित्रों, पोषण स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों की कमी या उनका पूर्ण अवशोषित न होना हड्डियों को प्रभावित करता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कई तरह की समस्याएं होने लगती है। इस खतरे को कम कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मेटाबॉलिक बोन डिजीज विकारों का एक समूह है जो हड्डियों की ताकत को प्रभावित करता है। खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन डी का असंतुलन हड्डी के द्रव्यमान, विकास और टर्नओवर यानी हड्डी के नए ऊतकों को बनने में बाधा डालता है। हड्डी कोशिका गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे आनुवंशिक स्थितियां और विटामिन की कमी आमतौर पर खनिज असंतुलन का कारण बनते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
मेटाबॉलिक हड्डी रोग जन्मजात हो सकता है या फिर आने वाले जीवन में भी विकसित हो सकता है। मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस जो होती हैं इसमें कई प्रकार की होती हैं। ज़्यादातर इसमें जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, फास्फोरस, विटामिन डी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी, यूरिक एसिड, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरीली जो इसमें होता है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट करता है और उसके लिए कई बीमारियां होती हैं जो कि जन्म से ही, बचपन से ही शुरू होती हैं और बुढ़ापे तक भी जाती हैं। बचपन से अगर हम शुरू करें तो बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है जो कि जिसमें कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चों को, जैसे कि उनके जो स्कल की हड्डी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, माथा थोड़ा फूला रहता है, दांत निकलने डिलेड हो जाते हैं या गलत निकलते हैं, उनके कलाई की हड्डियाँ चौड़ी हो जाती हैं, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ भी टेढ़ी हो सकती हैं, उनके छाती में भी बोन्स की बनावट अलग बन सकती है, पेट थोड़ा सा निकला हुआ होता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि रिकेट्स की वजह से होते हैं। कई कारक हैं जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज के खतरे को बढ़ाते हैं। बढ़ती उम्र, धूम्रपान करना, प्रारंभिक रजोनिवृत्ति, विटामिन डी व अन्य खनिजों की कमी, स्तन या प्रोस्टेट कैंसर के लिए हार्मोन थेरेपी लेना, कुछ दवाओं का लंबे समय तक प्रयोग करना, ऑस्टियोपोरोसिस का पारिवारिक इतिहास और व्यायाम न करना, इन सभी कारकों से मेटाबॉलिक बोन डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। पूरे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट किया जाता है विटामिन डी देकर, कैल्शियम देकर, और जब वो करेक्ट हो जाता है, अगर कुछ टेढ़ापन परमानेंटली आ गया है तो उसको ऑपरेशन करके उन हड्डियों को सीधा भी किया जा सकता है। यही चीज़ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यंग एडल्ट्स में भी इन्हीं वजह से ही एक बीमारी होती है जिसको कि हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, और हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, उनमें भी टेढ़ापन आ सकता है और टूट भी सकती हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसको एक और बीमारी होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसमें कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों में पर्याप्त खनिज न होने पर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे चयापचय संबंधी हड्डी रोग हो सकते हैं। खनिज हेमियोस्टेसिस को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे शरीर ये सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस की मात्रा सही है। हड्डियां इन खनिजों को संग्रहित करती हैं, पुनर्निर्माण और विकास के लिए इनका उपयोग करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि गर्भ अवस्था के समय से ही जो महिला है उनको विटामिन डी और कैल्शियम दिया जाए, और जब डिलीवरी होने के बाद भी बच्चों को भी आजकल ड्रॉप्स दिए जाते हैं विटामिन डी के, जिससे कि ये शुरू की जो रिकेट्स की प्रॉब्लम है वो ना हो। और यंग एडल्ट्स में भी और आगे जाके एडल्ट्स में भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी और कैल्शियम और प्रोटीन्स ये सही मात्रा में पहुंचते रहें और एक्सरसाइज करते रहें ताकि बोन्स स्ट्रांग रहें और आगे जाके ये प्रॉब्लम ना रहे। विटामिन डी का जो हमारे शरीर में काम होता है वो होता है कि कैल्शियम को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना। प्राकृतिक रूप में ये विटामिन डी हमारी स्किन बनाती है, हमारी चमड़ी बनाती है धूप से। अगर वो धूप का एक्सपोजर नहीं होता है तो फिर वो विटामिन डी नहीं बनता है शरीर में, तो और उसकी कमी हो जाती है। तो फिर हम चाहे जितना भी कैल्शियम खा लें खाने में, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है या कम एब्जॉर्ब होता है, और धीरे धीरे करके हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की जांच करें, धूप का एक्सपोजर सही प्रकार से हो, ताकि प्राकृतिक रूप से भी अगर विटामिन डी बन जाए, और अगर कम निकलता है तो हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। यदि ये गतिविधि ठीक से ना हो तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जिससे हड्डी टूटने व अन्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ सावधानियां और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मेटाबॉलिक बोन डिजीज के खतरे से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्र के बाद अब क्रम है योग का। योग जो कि हमारी कई शारीरिक मानसिक समस्याओं के समाधान में बड़ी भूमिका निभाता है। तो आइए आज भी योग की इस उपादेयता को समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन
ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ही कॉमन हो गया। हमने सभी ने अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार को इस बीमारी से पीड़ित होना सुना ही है। नाम सुनते ही यह बीमारी बहुत तनाव दे देती है और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद तो कंधों का कड़क हो जाना, मूवमेंट में गड़बड़ होना और एक बहुत दर्द और सूजन होने लगती है। योग की तकनीकें मानसिक राहत देती हैं और दर्द को कम करने में मदद करती हैं। शुरू में हम जानेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। अपने चेस्ट पर अपनी हथेलियों को रखें और धीरे धीरे अपनी कोहनियों को ऊपर और नीचे करें। दूसरा, हाथों को सामने रखें और पूरा पीछे ले जाएं, चेस्ट को ओपन करें और धीरे धीरे क्लोज करें। तीसरा, हाथों को पूरा रोटेट करें। ये रोटेशन हमें बहुत मदद करता है दोनों दिशाओं में और दोनों हाथों से करें। जिस तरफ बीमारी है उधर थोड़ा ज्यादा करें, दूसरी तरफ थोड़ा कम कर सकते हैं। दोनों हाथों को उंगलियों को फंसाकर गर्दन के पीछे रखें और आगे करें और पीछे करें। इस तरह कुछ सूक्ष्म व्यायाम यूं ही कभी भी कर लिया करें। आगे हम जानेंगे आसन। पहला हम जानेंगे गोमुख आसन। दोनों पैरों को आगे फैलाएं, धीरे से एक पैर को फोल्ड करें, पीछे ले जाएं, दूसरे पैर को पूरी तरह पीछे ले जाएं। पैरों की पोजीशन बहुत महत्व नहीं रखती, मुख्य रूप से महत्व रखती है हाथों की पोजीशन। अगर पैर की न कर सके, हाथों की जरूर करिए। एक हाथ को ऊपर से पूरा लेकर जाएंगे पीछे और दूसरा हाथ नीचे से और होल्ड करेंगे। इसे गोमुख आसन कहा है। गाय के मुख की तरह अपने पोस्चर को बनाना। तो गाय की पवित्रता हम में आती है, मानसिक शांति मिलती है। चेस्ट पर बहुत अच्छा खिंचाव आने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, चेस्ट एरिया का तनाव हटता है, तो वहाँ का दर्द अपने आप कम होने लगता है। दूसरा हम जानेंगे कपालभाति प्राणायाम। आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे। पहले अपना पूरा श्वास छोड़ेंगे और उसके बाद उसी फोर्स से श्वास लेंगे। श्वास छोड़ना और लेना दोनों फोर्स से करना है, पर कई बार श्वास को छोड़ तो देते हैं पर लेने पर ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पर हमें दोनों पर पूरा ध्यान देना है। देखिए, एंड हम करेंगे श्वास छोड़ने के साथ। कम से कम 15 स्ट्रोक, 3 राउंड हमें इसके करना है। यह प्राणायाम श्वास नली को साफ करता है, तो अधिक मात्रा में श्वास अंदर आती है, तो अधिक ऑक्सीजन अंदर आता है और वह दर्द को कम करता है। इस तरह से योग के अभ्यास हमारे मानसिक शांति देते हैं और दर्द को कम करते हैं। व्यक्ति अपना जीवन सहज जी पाता है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी सुना गया है और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इलाज बिल्कुल अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन अपना ध्यान खुद रखना उतना ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा खाने में आयरन की कंडीशन बढ़ाएं, जिससे कि द्राक्ष और खजूर और ऐसी सारी चीज़ें जिसमें लोह तत्व बढ़े, खाने की चीज़ें, भोपले के बीज और सारे बीज, सनफ्लावर बीज वगैरह रोज़ खाने चाहिए। खाने पे ध्यान दीजिए, फल पेट में ज़्यादा ही चाहिए। कोशिश ये रहे कि दूसरी सब जो जंक फूड है वो बिल्कुल ना लिया जाए। दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें भी थोड़ी अवॉइड करें, कम प्रमाण में लीजिए। दही अच्छी चीज़ है, लेकिन दूध कम प्रमाण में लीजिए। कफ बने ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। और ब्रेस्ट के ऊपर जरा हाथ से तेल लगाकर मसाज करें, उसको हल्का करें। कड़क ब्रेस्ट से नुकसान होता है, इसलिए वो सब करना ज़रूरी है।
और मन को प्रफुल्लित रखना ज़रूरी है। कैंसर कैंसर करके दिमाग में कैंसर मत लाए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सब काम करिए, एक्टिव रहिए, बस कैंसर अपने आप ठीक होना ही है। नमस्कार। और कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में आइए चलते हैं सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास और सीखते हैं दैनंदिन जीवन के प्रयोग में होने वाले वाक्यों को। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं अवश्य लिख लें और बारंबार इनका अभ्यास करते रहें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। अगर हमें कहना हो ऐसा ही हो, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे तथैव अस्तु। तथैव अस्तु। मैं जानता हूं, इसे संस्कृत में कहेंगे अहम जानामि। अहम जानामि। जी वह ठीक है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे आम तत् सत्यम। आम तत् सत्यम, अर्थात हाँ वह ठीक है, सही सूचना है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे समीचीना सूचना। समीचीना सूचना। जरा सा या थोड़ा सा, इसे संस्कृत में कहेंगे स्वल्पम एव। स्वल्पम एव। वह क्यों नहीं होता, यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किमर्थम तद न भवति। किमर्थम तद न भवति। खैर छोड़िए या जाने दीजिए, इस भाव के लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु नाम। भवतु नाम। ऐसा भी है क्या, इसे संस्कृत में कहेंगे एवं अपि अस्ति किम। एवं अपि अस्ति किम। और क्या, इसके लिए कहेंगे अथ किम। अथ किम। नहीं तो, इस पद के लिए प्रयोग करेंगे नैव किल। नैव किल। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु। भवतु। आइए, इसके लिए संस्कृत में प्रयोग होगा आगच्छतु। आगच्छतु। बैठिए, इसके लिए प्रयोग होगा उपविशतु। उपविशतु। यदि थोड़ा इसमें आदर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आप कृपया पद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कृपया उपविशतु। कृपया बैठिए। बिल्कुल नहीं, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कदापि न। कदापि न। और क्या, किमन्यत। किमन्यत। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः।
तो आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। कल सूर्योदय के बाद हम फिर लौटेंगे और लेकर आएंगे आप सभी के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की विशेषताओं को रखने वाली अपनी नई प्रस्तुतियों को। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमो नमः।